वेलकम बैक टू अजय आईटी एजुकेशन। चलिए आज हम बात करेंगे बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का लास्ट टॉपिक, प्रारंभिक विद्युत चैप्टर का लास्ट टॉपिक को आज पढ़ेंगे, जो है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, मतलब प्रतिरोध का समूह। जो हमारा रजिस्टर होता है, रेसिस्टेंस होता है, उसको कैसे हम कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, कैसे जोड़ सकते हैं। तो इसको जोड़ने का 3 तरीका है। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस 3 प्रकार से किया जा सकता है। सबसे पहला है सीरीज कॉम्बिनेशन, पहला सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन और तीसरा है मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। रेसिस्टर को हम 3 प्रकार से कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। सबसे पहला सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन और तीसरा मिक्स्ड अथवा ग्रुप कॉम्बिनेशन भी उसको बोलते हैं, मिक्स या ग्रुप कॉम्बिनेशन भी बोलते हैं। तो बारी बारी से देखेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन में रेसिस्टेंस को कैसे जोड़ेंगे, और सीरीज कॉम्बिनेशन जब हम करते हैं रेजिस्टेंस का, तो उसमें करंट पर क्या इफेक्ट पड़ता है, करंट जो फ्लो होगा किस प्रकार से होगा, वोल्टेज क्या होगा, कुल रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना होगा। तो बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहला देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज समूह, सीरीज समूहन। तो कब रेजिस्टेंस को सीरीज में कब कहा जाएगा, मान लिया ये 3 रेजिस्टेंस है, यहाँ हम एक सर्किट तैयार किए हैं। पहला रेजिस्टेंस R1 इसको मानते हैं, दूसरा रेजिस्टेंस ये है R2 है, और तीसरा R3, 3 रेजिस्टेंस है। यहाँ हमारा सेल है। तो 2 या 2 से अधिक प्रतिरोध का जो समूह होगा, वह समूह जिसमें करंट को बहने का रास्ता एक हो, करंट के बहने का रास्ता एक हो। यहाँ पे क्या होगा, जब करंट यहाँ से फ्लो होगा तो करंट को बहने के लिए कितना रास्ता है, केवल और केवल एक रास्ता। यहाँ से जाएगा और प्रत्येक रेजिस्टेंस से होकर गुजर के फिर वापस यहाँ से न्यूट्रल पे आ जाएगा। तो प्रतिरोधों का वह समूहन जिसमें करंट को बहने के लिए केवल और केवल एक रास्ता हो, ऐसे समूहन को हम सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। इसका विशेषता क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट को बहने के लिए केवल एक रास्ता होता है, करंट को बहने के लिए केवल एक रास्ता होता है, और प्रत्येक रेजिस्टेंस में वैल्यू के हिसाब से वोल्टेज ड्रॉप होता है। यानी कि प्रत्येक रेजिस्टेंस में अलग अलग वोल्टेज ड्रॉप होगा, यानी कि रेजिस्टेंस का जो वोल्टेज होगा ये अलग अलग होगा। मान लिया इस रेजिस्टेंस का वोल्टेज ड्रॉप V1 है, इस रेजिस्टेंस का वोल्टेज ड्रॉप V2 है, और इस रेजिस्टेंस का वोल्टेज ड्रॉप V3 है। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा, प्रत्येक रेजिस्टेंस में अलग अलग वोल्टेज ड्रॉप होगा, करंट का मान सेम रहेगा। करंट का मान सेम इसलिए रहेगा क्योंकि करंट को बहने के लिए केवल एक रास्ता होता है। इसलिए R1 हो या R2 हो या R3 हो, किसी भी रेजिस्टेंस में करंट का मान बराबर रहेगा, और वोल्टेज का मान अलग अलग होगा। R1 जो प्रतिरोध है, इसमें वोल्टेज ड्रॉप अलग होगा, इसमें अलग होगा, इसमें अलग होगा। जिस रेजिस्टेंस का मान जितना ज़्यादा होगा, उसमें वोल्टेज ड्रॉप क्या होगा, उतना ही अधिक होगा। क्यों? क्योंकि ओम का नियम क्या बताता है, I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V और I इन्वर्सली प्रोपोर्शनल R। ओम का नियम क्या बताता है, करंट वोल्टेज के समानुपाती चलता है और प्रतिरोध के उल्टा चलता है, प्रतिरोध के उल्टा चलता है। तो यहाँ पे क्या होगा, जिसमें प्रतिरोध का मान जितना ज़्यादा होगा, जिस प्रतिरोध का मान जितना ज़्यादा होगा, उसमें उतना ही कम करंट बहेगा, और वोल्टेज ड्रॉप भी उसमें उतना ही ज़्यादा होगा। जिसमें प्रतिरोध का मान जिसका अधिक होगा, उसमें वोल्टेज ड्रॉप अन्य की अपेक्षा अधिक होगा, मान कम रहेगा। तो इसको देखते हैं, ठीक है। ये सीरीज कॉम्बिनेशन है। सीरीज कॉम्बिनेशन में
पहला, करंट पर क्या असर हुआ, करंट। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट बहने का एक ही रास्ता होता है, करंट बहने का एक ही रास्ता होता है, एवं करंट का मान समान होता है, करंट का मान समान होता है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का क्या गुण हुआ, सबसे पहला गुण, इसमें करंट को बहने के लिए केवल एक रास्ता होता है और करंट का मान समान होता है। प्रत्येक रेजिस्टेंस में करंट का मान क्या होगा, समान होगा। चाहे रेजिस्टेंस का मान अधिक हो, रेजिस्टेंस का वैल्यू अधिक रहेगा तो भी, कम रहेगा तो भी, करंट का मान इसमें क्या हो जाएगा, बराबर होगा। और वोल्टेज को अगर देखा जाए, दूसरा वोल्टेज, सीरीज कॉम्बिनेशन में जो वोल्टेज होगा क्या होगा, प्रतिरोध के समानुपाती वोल्टेज ड्रॉप होगा, प्रतिरोध के समानुपाती वोल्टेज ड्रॉप होगा। जिस प्रतिरोध का मान जितना अधिक होगा उसमें वोल्टेज ड्रॉप उतना ही अधिक होगा। वोल्टेज क्या होगा, प्रतिरोध के समानुपाती, प्रतिरोध के समानुपाती वोल्टेज ड्रॉप होता है। सीरीज सर्किट में वोल्टेज क्या होता है, प्रतिरोध के समानुपाती ड्रॉप होता है। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो R1 प्रतिरोध 1, R1 में वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाएगा, R1 में वोल्टेज ड्रॉप अगर हम निकालेंगे कि इस प्रतिरोध में कितना वोल्टेज ड्रॉप निकलेगा तो क्या होगा, R1 में वोल्टेज ड्रॉप बराबर, ओम का नियम क्या बताता है, V बराबर IR। इसी फार्मूला पर चलेंगे तो R1 प्रतिरोध में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा क्या हो जाएगा, करंट का मान सब में समान होता है इसलिए I रहेगा और रेजिस्टेंस का मान क्या हो जाएगा, R1 हो जाएगा, R1। इसी प्रकार से R2 में वोल्टेज ड्रॉप निकालेंगे, R2 में वोल्टेज ड्रॉप तो कितना हो जाएगा, IR2 हो जाएगा। इसी प्रकार से R3 में वोल्टेज ड्रॉप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, I3 हो जाएगा, IR3 हो जाएगा। कहने का ये अर्थ है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो प्रतिरोध के मान के समानुपाती होता है। अब इसमें वैल्यू दिया रहेगा तो हम पुट करके देख सकते हैं। तीसरा है, एक चीज़ और इसमें है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में कुल वोल्टेज जो होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में कुल वोल्टेज प्रत्येक रेजिस्टेंस का वोल्टेज ड्रॉप के योग के बराबर होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में दी गई कुल वोल्टेज प्रत्येक अलग अलग रेजिस्टेंस में होने वाले वोल्टेज ड्रॉप के बराबर होगा। जितना वोल्टेज ड्रॉप इसमें होगा, जितना इसमें होगा, जितना इसमें, इस तीनों को जोड़ेंगे तो जितना हम टर्मिनल वोल्टेज दिए रहेंगे उतना हमारा आ जाएगा। तो यहाँ पे कुल टर्मिनल वोल्टेज VT बराबर क्या हो जाएगा, फार्मूला V1 प्लस V2 प्लस V3। सीरीज सर्किट का ये गुण हुआ, ये हमेशा ध्यान में रखना होगा। एग्ज़ाम में आता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट का जो है किस प्रकार का गुण होता है करंट का, तो करंट हमेशा समान होता है प्रत्येक रेजिस्टेंस में। सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस का योग कैसे निकालते हैं तो अगला देखेंगे हम, कुल रेजिस्टेंस का मान कैसे निकालते हैं, देखेंगे कुल प्रतिरोध कैसे निकलेगा। कुल प्रतिरोध मतलब R1 R2 R3 अगर सीरीज में 3 रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है, इसका कुल सर्किट का कुल प्रतिरोध हमको निकालना रहेगा तो कैसे निकालेंगे, कौन सा फार्मूला से निकालेंगे। तो हमने अभी बताया कि सीरीज सर्किट में वोल्टेज क्या होता है, कुल टर्मिनल वोल्टेज किसके बराबर होता है, प्रत्येक रेजिस्टेंस में जो अलग अलग वोल्टेज ड्रॉप होता है उसके बराबर होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं VT इक्वल टू, यहाँ पे हम लिख सकते हैं VT इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ये फार्मूला ऑलरेडी हम समझ रहे हैं कि कुल दी गई वोल्टेज अलग अलग होने वाली वोल्टेज ड्रॉप के योग के बराबर होते हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, V बराबर IR होता है ओम का नियम से, तो टर्मिनल वोल्टेज कुल जो है IR लिख देंगे। टर्मिनल वोल्टेज बराबर IR हम लिख सकते हैं क्योंकि करंट का मान सबका बराबर होता है। और यहाँ पे V1 के जगह क्या हो जाएगा, I इंटू R1 हो जाएगा, प्लस V2 के जगह क्या हो जाएगा, मतलब रेजिस्टेंस दूसरा में जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है कितना हो रहा है, IR2 हो रहा है,
वोल्टेज ड्रॉप 3 कितना हो रहा है, IR3 हो रहा है। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, I इंटू आर, सब में I कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। इस प्रकार से I से I हम अगर कैंसिल कर दें, क्योंकि करंट का मान बराबर है, तो RT टोटल रेजिस्टेंस बराबर क्या हो रहा है, R1 प्लस R2 प्लस R3। इस प्रकार से जितना भी रेजिस्टेंस रहेगा उसका कुल योग सर्किट का कुल प्रतिरोध कहलाएगा। सीरीज सर्किट में हमने क्या देखा, कुल प्रतिरोध टोटल रेजिस्टेंस क्या होता है, सभी प्रतिरोध का योग के बराबर होता है। सीधा सीधी जोड़ देना है, R1 R2 R3। अभी फार्मूला प्राप्त हुआ सीरीज सर्किट का, RT बराबर क्या होगा, मतलब टोटल प्रतिरोध बराबर क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। जितना भी रेजिस्टेंस रहेगा इसका कुल योग इसके कुल सर्किट का प्रतिरोध के बराबर होता है। इसको एक एग्जाम्पल में देखते हैं। ये एक सवाल बना कर देखते हैं हम लोग। सवाल क्या कहता है, एक सीरीज सर्किट में 30 ओम, 35 ओम एवं 45 ओम का 3 प्रतिरोध 220 वोल्ट मेन सप्लाई से जुड़ा हुआ है। तब सर्किट में हमको निकालना है कुल रेजिस्टेंस का मान और सर्किट में कुल प्रतिरोध का मान। तो सबसे पहले देखेंगे जुड़ा हुआ कैसे है। 3 प्रतिरोध जो है सीरीज में जुड़ा हुआ, कैसे जुड़ा हुआ, सीरीज में। इसका सर्किट तैयार करेंगे। 3 प्रतिरोध जुड़ा हुआ सीरीज में, तो 3 प्रतिरोध को सीरीज में जोड़ देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, R1 का मान कितना है, R1 बराबर 30 ओम, R2 बराबर 35 ओम एंड R3 बराबर 45 ओम। और हमारा जो मेन सप्लाई कितना है, 220 वोल्ट सप्लाई से जुड़ा हुआ है। तब इसमें निकालना है सर्किट का कुल रेजिस्टेंस और कुल सर्किट में बहने वाली करंट। तो कुल रेजिस्टेंस का फार्मूला हम क्या जानते हैं, सीरीज रेजिस्टेंस बराबर क्या होता है, RT बराबर, अभी हमने बताया था कि R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 जितना भी रहेगा प्रतिरोध उसका सीधा सीधी योग निकाल देने पर सर्किट का कुल प्रतिरोध निकलता है। तो ये फार्मूला में हम बैठाएंगे, कुल रेजिस्टेंस हमारा प्राप्त होगा। R1 का मान कितना है भाई, 30 ओम, R2 है 35 ओम, R3 है 45 ओम। तो टोटल कितना हो जाएगा, 30 35 45 110 ओम, 110 ओम। अब है नेक्स्ट क्या है, सर्किट में बहने वाली कुल करंट निकालना है। तो सर्किट में बहने वाली कुल करंट ओम के नियम से कुल करंट I बराबर क्या होता है, करंट बराबर V बट्टा R होता है ओम के नियम से। ओम का नियम, ओम के नियम से जो फार्मूला है I बराबर क्या होता है, V बट्टा R होता है। तो यहाँ पर V का मान कितना है, 220 है, और R का मान कितना है, अभी हमने सर्किट का कुल करंट निकाला 110। तो इसको काटेंगे तो क्या होगा, 2, और करंट का इकाई क्या है, करंट को क्या चीज़ में मापते हैं, एम्पियर में। तो यहाँ पे सर्किट में बहने वाली करंट कितना हो जाएगा, 2 एम्पियर, और सर्किट का कुल प्रतिरोध 110 ओम। तो इस प्रकार से हम क्या बोल सकते हैं, सीरीज सर्किट में कितना गुण हुआ, 4 गुण हुआ। सीरीज सर्किट में 4 गुण क्या था, पहला गुण था कि सीरीज सर्किट में बहने वाली करंट का मान क्या होगा, बराबर होगा किसी भी रेजिस्टेंस में। दूसरा गुण क्या था, सीरीज सर्किट में बहने वाली करंट का रास्ता कितना होता है, एक ही रास्ता होता है, जहाँ से निकलेगा प्रत्येक रेजिस्टेंस होकर गमन करेगा। तीसरा फार्मूला क्या था, सीरीज सर्किट में कुल प्रतिरोध का मान प्रत्येक रेजिस्टेंस के कुल योग के बराबर होता है, यानी RT बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, जितना भी रहेगा सबको सीधा सीधी जोड़ देंगे तो टोटल रेजिस्टेंस का मान निकल जाएगा। चौथा क्या था फार्मूला, सीरीज सर्किट में दी गई कुल वोल्टेज प्रत्येक रेजिस्टेंस में होने वाली वोल्टेज ड्रॉप के योग के बराबर होता है। तो अभी क्या है, 220 वोल्ट, इसको हम देखते हैं बराबर हुआ कि नहीं। सर्किट में कुल वोल्टेज हमने कितना दिया, 220। यहाँ पे R1 में कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, प्रतिरोध पहला में वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, इसको निकाल के देखते हैं बराबर होता है कि नहीं। R1 में वोल्टेज ड्रॉप R1 में वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाएगा भाई, R1 बराबर क्या होगा,
R1 में वोल्टेज ड्रॉप V1 बराबर I इंटू R1, यानी कि करंट का मान 2 एम्पियर था और R1 का मान कितना है 30, तो 30 दूना 60 वोल्ट क्या होगा, पहला प्रतिरोध में वोल्टेज ड्रॉप होगा, इसके अंदर जो है 60 वोल्ट बहेगा। इस प्रकार से दूसरा का निकालेंगे, अगर V2 का मान इस रेजिस्टेंस में कितना वोल्टेज जाएगा, तो R2 में होने वाली वोल्टेज ड्रॉप क्या हो जाएगा, I इंटू R2। तो करंट का मान कितना है 2 एम्पियर है और रेजिस्टेंस का मान क्या है 35 है, तो 35 दूना 70 वोल्ट, यानी कि प्रतिरोध दूसरा में कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा 70 वोल्ट। इसी प्रकार से R3 में अगर निकालेंगे तो I इंटू R3, करंट का मान 2 और इसका मान 45, 45 दूना 90 वोल्ट। इस प्रकार से V3 तीसरा रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप कितना हो रहा है 90। तो हमें अभी बताया कि सीरीज सर्किट का क्या गुण है। सीरीज सर्किट में दी गई कुल वोल्टेज प्रत्येक रेजिस्टेंस में होने वाले वोल्टेज ड्रॉप के बराबर होता है। तो इसको जोड़ लीजिए 60, 70 और 90, ये तीनों को जोड़ेंगे तो कुल वोल्टेज आ गया। कुल कितना 220 हमने दिया था, तो प्रत्येक रेजिस्टेंस में जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ इसकी योग के बराबर हो गया कि नहीं हो गया। 60, 70, 90 को जोड़ेंगे तो 220 वोल्ट हो गया। ऑलरेडी हम 220 वोल्ट दिए थे, समझ में आ रहा है। तो सीरीज सर्किट का क्या गुण है कि सीरीज सर्किट में दी गई प्रत्येक वोल्टेज का जो मान होता है, कुल वोल्टेज का मान प्रत्येक में बहने वाली कुल वोल्टेज ड्रॉप के योग के बराबर होता है। इस प्रकार से सीरीज सर्किट में मुख्य रूप से 4 गुण है, इसको ध्यान में रखना चाहिए। एक बात और हमने बताया था कि सीरीज सर्किट में जिस रेजिस्टेंस का मान जितना ज़्यादा होगा उसमें वोल्टेज ड्रॉप उतना ही अधिक होगा। तो इस सीरीज रेजिस्टेंस में सबसे बड़ा रेजिस्टेंस कौन है, ये तीसरा R3 का मान है 45, ये 35 से 30 है, तो 45 ओम सबसे अधिक है। तो जो रेजिस्टेंस सबसे बड़ा है वो रेजिस्टेंस सबसे अधिक वोल्टेज ड्रॉप कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये 60 किया, ये 70 किया, तो ये 90 किया, यानी कि प्रतिरोध के समानुपाती वोल्टेज ड्रॉप होगा। सीरीज सर्किट में प्रतिरोध के समानुपाती क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा। जिसका मान जितना अधिक होगा उसमें वोल्टेज ड्रॉप भी उतना अधिक होगा। एक गुण और बताते हैं, सीरीज सर्किट में जो प्रतिरोध होता है, एक गुण और बताते हैं, सीरीज सर्किट में कुल सीरीज सर्किट में कुल प्रतिरोध से अधिक होगा। सबसे बड़ा जो प्रतिरोध होगा उससे अधिक होगा। सीरीज सर्किट में जो कुल प्रतिरोध निकालेंगे RT, तो कुल प्रतिरोध का जो मान होगा उस रेजिस्टेंस में जो सबसे बड़ा होगा उससे भी बड़ा होगा। समझ में आ रहा है बात। मतलब सर्किट में कुल रेजिस्टेंस हमने कितना निकाला था 110 ओम। तो हम यही कह रहे हैं कि सीरीज सर्किट में कुल प्रतिरोध जो होता है, सबसे बड़ा जो प्रतिरोध होता है उससे भी अधिक होता है। तो इसमें कितना है, सबसे बड़ा 45 ओम है, तो कुल कितना आया 110। समझ में आ रहा है बात। सीरीज सर्किट में कुल प्रतिरोध का जो मान होगा सबसे बड़ा से भी बड़ा होगा। ऑब्जेक्टिव बनाते समय इस बात को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन में क्या होता है, अब मान लीजिए कि दे देगा कि 30 ओम, 35 ओम और 45 ओम का 3 रजिस्टेंस है, इसको हम सीरीज में जोड़े हुए हैं, तो इसका कुल प्रतिरोध क्या होगा। इसमें एक रेजिस्टेंस का मान नहीं देगा, 30 एवं कुछ है और एक 45 है, 3 को सीरीज में जोड़े हुए हैं। अब बोल देगा कि इसमें सबसे बड़ा प्रतिरोध 45 ओम का है, तो अब बोलेगा कि इसका सर्किट का कुल प्रतिरोध बताइए, तो ऑप्शन में आपको 4 को दे देगा। तो इसमें देखिएगा कि ऑप्शन जो 3 रहेगा हमेशा जो सबसे बड़ा रहेगा उससे छोटा ही रहेगा। 45 सबसे बड़ा है तो यहाँ दे देगा 40, 32, 38 और यहाँ दे देगा आपको 110। तो हम यहाँ पे एक तो प्रतिरोध हमको नहीं पता है जो जोड़ के हम निकाल लेंगे, तो यहाँ पे यही माइंड लगाना होगा कि सीरीज सर्किट में क्या होता है, जो सबसे बड़ा प्रतिरोध होता है उससे भी अधिक मान आता है। तो सबसे बड़ा भाई 45 है, तो 45 से ऊपर वाला कौन ऑप्शन है 110 है, तो 110 इसका मतलब सही है। तो ऑब्जेक्टिव बनाते समय इस बात को भी दिमाग में रखना चाहिए, इसलिए बताए हैं। तो सीरीज सर्किट का कुल 5 नियम अगर आप याद रखते हैं तो बहुत ही आसानी होगा आपको ऑब्जेक्टिव और बनाने में। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन या समांतर समूह, मतलब समानांतर कब कहलाएगा, तो रेजिस्टेंस का वह
समूहन जिसमें प्रत्येक रेजिस्टेंस का बायां सिरा एक पॉइंट पर, प्रत्येक रेजिस्टेंस का बायां सिरा एक पॉइंट पर और प्रत्येक रेजिस्टेंस का दायां सिरा एक पॉइंट पर जोड़ दिया जाए और उसको सप्लाई से जोड़ दिया जाए, तब जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो प्रतिरोध का पैरेलल कॉम्बिनेशन बनेगा। प्रतिरोध का पैरेलल कॉम्बिनेशन किसको कहते हैं? प्रतिरोध का वह समूहन जिसमें प्रत्येक रेजिस्टेंस का बायां सिरा एक पॉइंट पे और दाहिना सिरा एक पॉइंट पे जोड़ के उसको सप्लाई से जोड़ दिया जाए, ऐसे समूहन को समांतर समूहन कहते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये R1 हो गया हमारा, ये R2, ये R3 और ये अपना टर्मिनल वोल्टेज हो गया। तो क्या होगा भाई, यहाँ पे पैरेलल सर्किट का गुण क्या होगा? सीरीज में क्या हो रहा था, करंट का मान समान था प्रत्येक रेजिस्टेंस में और वोल्टेज क्या हो रहा था, अलग अलग वोल्टेज ड्रॉप हो रहा था। यहाँ पे जस्ट उसका उल्टा होगा। यहाँ पे क्या होगा, प्रत्येक रेजिस्टेंस जो है अपना सप्लाई से जुड़ा हुआ है पैरेलल में, देख सकते हैं आप, प्रत्येक रेजिस्टेंस सप्लाई से जुड़ा हुआ है, यानी कि प्रत्येक में ईएमएफ बराबर है। जितना इस रेजिस्टेंस में है ईएमएफ उतना ही आप इसमें भी देख रहे हैं और उतना ही इसमें। तो इसमें क्या हो जाएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या हो जाएगा, वोल्टेज समान हो जाएगा। प्रत्येक रेजिस्टेंस में ईएमएफ का मान क्या हो जाएगा, वोल्टेज समान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रत्येक रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़ा होता है और करंट इसमें क्या होगा, अलग अलग फ्लो होगा। इस रेजिस्टेंस में अलग करंट फ्लो होगा, इसमें अलग, इसमें अलग। क्यों? क्योंकि यहाँ से अगर करंट निकलना शुरू होगा तो यहाँ पे टोटल करंट रहेगा। जैसे ही जंक्शन पे पहुँचेगा तो यहाँ पे करंट को चलने के लिए तीन, समझ में आ रहा बात, यहाँ से करंट को चलने के लिए तीन रास्ता है। कुछ करंट इधर से जाएगा, कुछ इधर से भी जा सकता है, कुछ इधर से जाएगा, फिर वापस सभी करंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, जंक्शन पे आके जमा हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, करंट डिवाइड हो रहा है, लेकिन वोल्टेज क्या हो रहा है, जितना हम वोल्टेज देंगे प्रत्येक रेजिस्टेंस में रहेगा, तो वोल्टेज क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। करंट क्या होगा, पैरेलल सर्किट में अगर हम करंट देखते हैं तो करंट क्या है, यहाँ पे टोटल करंट आएगा, यहाँ से जंक्शन पर जैसे करंट आएगा, करंट को बहने के लिए तीन रास्ता है। कुछ करंट इसमें जाएगा, कुछ इसमें जाएगा, कुछ इसमें जाएगा। इसमें जो करंट R1 में जाएगा वो I1 हो गया, इसमें बहने वाली करंट I2 हो गया, इसमें बहने वाली होगा। क्यों? क्योंकि ओम का नियम क्या बोला था कि किसी सर्किट में बहने वाली जो करंट होता है प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है, उल्टा होता है। जिस रेजिस्टेंस का मान जितना अधिक होगा उसमें करंट उतना ही कम बहेगा, जिस रेजिस्टेंस का मान कम रहेगा तो करंट का मान अधिक होगा। तो सर्किट का अगर कुल करंट हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे उसको देखते हैं। सर्किट का कुल करंट तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, सर्किट में जो कुल करंट बह रहा है, ये कुल करंट अलग अलग शाखा में बहने वाली करंट के योग के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि यही करंट इधर तीन भाग में बट जा रहा है, जो कुल करंट जा रहा है वही तीन भाग में बढ़ जा रहा है। तो जो अलग अलग करंट बट रहा है इस तीनों का योग जो होगा क्या, किसके बराबर होगा, सर्किट का कुल करंट के बराबर होगा। तो सर्किट का कुल करंट बराबर हम लिख सकते हैं R1 में बहने वाली करंट, लिख सकते हैं R1, R2 एवं R3 में बहने वाली करंट का योग होगा कि नहीं होगा। R1 में जो करंट बहेगा सो R2 में और R3 में, तीनों का जो योग करेंगे तो सर्किट का कुल करंट आ जाएगा। तो देखेंगे कि R1 में बहने वाली करंट क्या होगा, R1 में बहने वाली करंट I1 में बहने वाली करंट I1 बराबर क्या हो जाएगा, V/R1। ओम के नियम से होगा ना, I बराबर V/R होता है। तो I1 मतलब R1 मतलब रेजिस्टेंस पहला में जो करंट बहेगा I1 V/R2। इसी प्रकार से R2 में बहने वाली करंट I2 बराबर क्या हो जाएगा, V/R3। इसी प्रकार से R3 में बहने वाली करंट I3 बराबर क्या हो जाएगा, V/R3। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, सर्किट का कुल करंट
सर्किट का कुल करंट I बराबर क्या है, I1 प्लस I2 प्लस I3 है कि नहीं है, इस तीनों का योग है। यहीं पे I1 I2 I3 के जगह V/R1 लिख सकते हैं। इसी चीज़ को अगर ऐसे बताया जाए, पैरेलल सर्किट में बहने वाली कुल करंट I बराबर I1 I2 I3, तीनों का योग है। यहाँ पे क्या है, ओम के नियम से जाएंगे, I बराबर क्या होता है V/R। तो V/R बराबर क्या है, I1 में बहने वाली वोल्टेज ड्रॉप कितना है V/R1, I2 में बहने वाली करंट कितना है V/R2, I3 में बहने वाली कितना है V/R3, छोटा R3। इतना हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। इसी को अगर आगे लेके जाएंगे तो हम क्या देख रहे हैं, V/R बराबर, सभी में V कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा हमारा I/R1 I/R2 I/R3। तो यहाँ पे क्या होगा, V से V को काट देंगे 1/, क्योंकि सर्किट में वोल्टेज का मान बराबर है इसलिए V से V कट जाएगा। 1/R बराबर क्या हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इस प्रकार से कौन सा फार्मूला हमको प्राप्त हुआ, सर्किट के कुल रेजिस्टेंस का मान, सर्किट कुल रेजिस्टेंस। समझ में आ रहा है बात। ये दूसरा फार्मूला था और ये तीसरा निकला, सर्किट का कुल रेजिस्टेंस बराबर ये हो जाएगा 1/R1 बराबर 1/R1 1/R2 1/R3। पैरेलल सर्किट में कौन कौन सा गुण देखें, पैरेलल सर्किट का पहला गुण क्या है कि पैरेलल सर्किट में प्रत्येक प्रतिरोध में वोल्टेज का मान बराबर होता है। दूसरा गुण क्या है, पैरेलल सर्किट में बहने वाली करंट का रास्ता कई होता है, मोर देन वन, एक से अधिक होता है। जितना प्रतिरोध रहेगा उतना रेजिस्टेंस को बहने के लिए रास्ता होता है। तीसरा क्या है, पैरेलल सर्किट में जो करंट बहता है वो प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती बहता है, जिसमें प्रतिरोध का मान अधिक होगा उसमें करंट कम जाएगा। चौथा क्या देखें कि सर्किट में बहने वाली कुल करंट प्रत्येक प्रतिरोध में बहने वाली कुल करंट के योग के बराबर होता है। पांचवा क्या देखें गुण कि सर्किट का कुल रेजिस्टेंस का मान, सर्किट का कुल रेजिस्टेंस का मान 1/R बराबर 1/R1 1/R2 1/R3 होगा। जितना भी रहेगा उसको डॉट 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 करके जोड़ते जाएंगे। इस प्रकार से पहला फार्मूला ये हुआ। दूसरा क्या था, सर्किट का कुल करंट I1 I2 I3 के योग के बराबर होगा। तीसरा क्या था, टर्मिनल वोल्टेज बराबर हो जाएगा कोई भी प्रतिरोध में वोल्टेज ड्रॉप, प्रत्येक प्रतिरोध का वोल्टेज ड्रॉप बराबर होगा। ठीक है, प्रत्येक प्रतिरोध में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो बराबर होगा, जितना टर्मिनल वोल्टेज रहेगा उतना ही वोल्टेज ड्रॉप होगा। ठीक है, इसको एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं बना के सवाल। कल क्या कहता है, सवाल कर रहा है कि यदि 6 ओम 10 ओम और 15 ओम के 3 प्रतिरोध है, इसको पैरेलल में जोड़ा गया है और इसमें सप्लाई 120 वोल्ट का दिया गया है, तो सर्किट का कुल रेजिस्टेंस और कुल करंट निकालना है। तो सबसे पहले सर्किट तैयार करेंगे। 3 रेजिस्टेंस है पैरेलल में जुड़ा हुआ तो जोड़ देंगे, 3 रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़ गया। इसमें सप्लाई दिया हुआ है कितना वोल्ट का, 120 वोल्ट का। टर्मिनल वोल्टेज 120 वोल्ट है। इसमें ये R1 R2 R3 है। इसमें जो करंट बहेगा, यहाँ पे I1 बहेगा, यहाँ पे I2 बहेगा, यहाँ पे I3 बहेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सर्किट का कुल प्रतिरोध निकालेंगे। सर्किट हमने बताया था कि पैरेलल सर्किट में कुल प्रतिरोध क्या होता है, सर्किट का कुल प्रतिरोध का फार्मूला, पैरेलल सर्किट में सर्किट के कुल प्रतिरोध बराबर क्या होता है 1/R1 बराबर 1/R बराबर क्या होता है 1/R1 1/R2 1/R3। जितना रहेगा उतना, 3 गो है तो 3 लिखेंगे, इस फार्मूला में उसको पुट कर देंगे। R1 का मान कितना है 6 ओम 10 ओम 15 ओम, सब कैल्शियम लेंगे तो 30 होगा। तो यहाँ पे 5 3 2 5 3 8 2 10/30,
यानी कि 1/r बराबर 10/30। इसको रिवर्स करेंगे, r बराबर क्या हो जाएगा 30/10, यानी कि r बराबर 3 ओम। तो सर्किट का कुल रेजिस्टेंस कितना आया 3 ओम। सर्किट का कुल रेजिस्टेंस r बराबर 3 ओम और वोल्टेज दिया हुआ है कितना भाई 120 वोल्ट। तो निकालना क्या है, नेक्स्ट करंट निकालना है। तो ओम के नियम से करंट बराबर क्या होता है, करंट बराबर क्या होता है ओम के नियम से, I बराबर V/R। तो वोल्टेज कितना है 120 और टोटल रेजिस्टेंस 3 ओम। तो 40 एम्पियर क्या होगा सर्किट से, कुल करंट 40 बहेगा और प्रत्येक रेजिस्टेंस में क्या हो जाएगा अलग अलग करंट फ्लो करेगा। उसको भी आप निकाल सकते हैं। जैसे R1 में कितना करंट बहेगा, तो R1 में बहने वाली करंट क्या होता है फार्मूला V/I1। तो वोल्टेज कितना है भाई 120 बट्टा I1 में बहने वाली करंट I बराबर V/R1, R1 होगा। तो 120 और R का मान कितना है 6 है, तो 20 एम्पियर इसमें बहेगा, 6 दूना 12, 20 एम्पियर इसमें बहेगा। इसी प्रकार से R2 में बहने वाली करंट निकालेंगे V/R2। तो 120 बट्टा कितना है भाई 10 है, तो 12 एम्पियर इसमें बहेगा। इसी प्रकार से R3 में बहने वाली करंट V/R3 होगा। तो 120 बट्टा 15, 15 × 120 8 एम्पियर। इस प्रकार से प्रत्येक रेजिस्टेंस में कितना कितना करंट बह रहा है, एक में 20, एक में 12, एक में 8। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं 8 एम्पियर करंट किस में बह रहा है 15 ओम प्रतिरोध वाला में। इसका मान है 6, इसका मान है 10 ओम, इसका 15 ओम। तो 6 ओम में कितना बहा है 20 एम्पियर, 10 ओम में 12 एम्पियर, 15 ओम में 8 एम्पियर। तो क्या देख रहे हैं, जिसका मान अधिक है, जिस प्रतिरोध का मान अधिक है उसमें करंट कम बह रहा है कि नहीं बह रहा है। जिस प्रतिरोध का मान अधिक होगा उसमें करंट कम बहेगा। ओम यही बताया था, ओम का नियम यही ना था, जिस रेजिस्टेंस का मान हाई होगा उसमें करंट कम जाएगा। देख लीजिए आप, यहाँ रेजिस्टेंस का मान कम है तो करंट अधिक है 20 है, यहाँ अधिक है तो यहाँ कम है। तो ये भी ध्यान में रखना चाहिए। दूसरा बात क्या समझना है कि जिस प्रकार से सीरीज सर्किट में क्या था, कुल प्रतिरोध का मान जो बड़ा है उससे भी बड़ा हो रहा था, लेकिन पैरेलल में कुल प्रतिरोध का मान जो छोटा रेजिस्टेंस रहेगा उससे भी छोटा रहेगा। कुल रेजिस्टेंस कितना है मात्र 3 है, तो देख लीजिए सबसे छोटा रेजिस्टेंस 6 है, 6 से भी 3 ओम है। तो पैरेलल सर्किट में कुल रेजिस्टेंस का मान जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस रहेगा उससे भी छोटा रहेगा आंसर। सीरीज में क्या था, जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस का मान था उससे भी बड़ा था। नेक्स्ट तीसरा देखते हैं कॉम्बिनेशन। जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, एक है मिक्स्ड कॉम्बिनेशन या ग्रुप कॉम्बिनेशन। उसमें क्या हुआ, सीरीज का भी गुण रहेगा और पैरेलल का भी गुण रहेगा। उसको थोड़ा देख लेते हैं। कॉम्बिनेशन का मतलब है कि इसमें क्या होगा, छोटा छोटा कई ग्रुप को एक बड़े सर्किट में जोड़ा हुआ रहता है। जैसे कुछ पैरेलल सर्किट को आपस में सीरीज में जोड़ के एक बड़ा सा सर्किट का रूप दे दिया जाता है, उसको ग्रुप समूहन कहते हैं। ग्रुप समूहन में क्या होता है, खंड के रूप में छोटा छोटा खंड बना के हमको हल करना पड़ता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आपको दे देगा, यहाँ पे इस प्रकार से एक रेजिस्टेंस यहाँ है, इस प्रकार से जो सर्किट होगा इसमें हम क्या देख रहे हैं, इसमें क्या देख रहे हैं, 3 ग्रुप है, एक ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप। 3 ग्रुप में क्या देख रहे हैं, एक ग्रुप में 2 रेजिस्टेंस को आपस में पैरेलल में जोड़ दिया गया है, दूसरे ग्रुप में 3 रेजिस्टेंस को आपस में पैरेलल में जोड़ दिया गया है, और इस दोनों ग्रुप के सीरीज में क्या है, एक अलग से रेजिस्टेंस को जोड़ दिया गया है। तो इस प्रकार का जो समूहन होगा ये हम इसको ग्रुप या मिक्स्ड कॉम्बिनेशन कहते हैं। इसको हल करने के लिए क्या करना पड़ता है, अलग अलग सर्किट का निकालना पड़ता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे R1, R2, R1 1 है, R2 2 है, R3 3 है, R4 4, R5 5, R6 6 ओम है। फॉर एग्जांपल थोड़ा देर के लिए अगर मान लिए, कहेगा कि सर्किट का कुल रेजिस्टेंस ज्ञात कीजिए। कुल रेजिस्टेंस
सर्किट या कुल रेजिस्टेंस ज्ञात कीजिए, तो क्या करेंगे, तीनों ग्रुप को अलग अलग हल करेंगे। पहले इस ग्रुप को निकालेंगे। इस ग्रुप में हम क्या देख रहे हैं, R1 R2 क्या है, पैरेलल में जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे हम निकालेंगे 1/R1 1/R2 निकाल देंगे, 1/1 1/2, इसका क्या हो जाएगा 2 + 1 3/2, यानी कि इसको रिवर्स करेंगे तो 2/3 ओम इस ग्रुप का हो गया। फिर इसका निकालेंगे, ग्रुप फर्स्ट, ग्रुप दूसरा ग्रुप में क्या हो जाएगा 1/3 1/4 + 1/5, सब का एलसीएम कितना होगा 60, 20 + 15 + 12 35 37 47/60, इसको रिवर्स करेंगे तो 60/47 ओम हो जाएगा। और ग्रुप तीसरा में क्या है ऑलरेडी दिया हुआ है 6 ओम। अब यहाँ पे क्या होगा, इस दोनों को मिक्स कर लिए तो हमको इतना ओम आया 2/3 ओम, इस तीनों को मिक्स कर लिए तो 60/47 ओम आया। और तीसरा ये है, अब इस तीनों ग्रुप को क्या देख रहे हैं आपस में सीरीज में जुड़ा हुआ, तो इस तीनों को आपस में सीरीज में जोड़ देंगे, R1 ग्रुप 1 ग्रुप 2 ग्रुप 3। तो ग्रुप 1 का कितना है भाई 2/3, ग्रुप दूसरा का 60/47 और ग्रुप 3 ऑलरेडी 6 है। अब इसका जो कुल रेजिस्टेंस का मान आ जाएगा वही हो जाएगा सर्किट का कुल प्रतिरोध हो जाएगा। इस प्रकार से अलग अलग खंडित करके आंसर निकाल सकते हैं। जब यही सर्किट कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, मतलब बहुत सारा इसके अंदर सर्किट सब दिया रहेगा, ऐसे रहेगा, फिर इसमें आपको जोड़ देगा इस प्रकार से, और इसमें जोड़ देगा, यहाँ से जोड़ देगा, इसको जोड़ देगा, ऐसे जोड़ देगा। जब कॉम्प्लिकेटेड हो जाए तब फिर इसका खंडित वाला जो है तरीका वो यहाँ पे फेल हो जाता है। उसके बाद क्या है, इसमें एक किरचॉफ्स का लॉ आता है, उस लॉ के तहत लगा के फिर करंट का मान फाइंड करते हैं या रेजिस्टेंस का मान फाइंड करते हैं। आगे हम लोग किरचॉफ्स का लॉ पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से ये जो चैप्टर है आज लास्ट हो रहा है। इसमें एक एमीटर और वोल्ट मीटर है, छोटा सा टॉपिक, उसको समझ लेते हैं, उसके बाद ये चैप्टर लास्ट हो जाएगा। एमीटर, तो जो एमीटर होता है उसका सिंबल ये होता है, हमने बताया था ऑलरेडी। एमीटर का सिंबल ऐसे होता है। तो जो एमीटर होता है करंट को मापने के लिए, करंट आई को मापने के लिए एमीटर का इस्तेमाल होता है। करंट को मापने के लिए क्या करते हैं, एमीटर का इस्तेमाल होता है। एक साथ देख लेते हैं एमीटर और वोल्ट मीटर दोनों को, एमीटर और वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर, एमीटर और वोल्ट मीटर दोनों को देख लेते हैं एक साथ। करंट को मापने के लिए एमीटर का इस्तेमाल करते हैं, वोल्ट को मापने के लिए वोल्ट मीटर का इस्तेमाल करते हैं। करंट को मापने के लिए एमीटर का इस्तेमाल करते हैं, वोल्टेज को मापने के लिए वोल्ट मीटर का इस्तेमाल करते हैं। एमीटर का जो सिंबल है ऐसे है, यहाँ पे ए लिख देंगे। अगर एसी एमीटर रहेगा तो नीचे ऐसे दर्शाएंगे, डीसी रहेगा तो ऐसे दर्शाएंगे, दोनों रहेगा तो दोनों दर्शाएंगे। समझ में आ रहा बात। एमीटर हो गया, वोल्ट मीटर को भी इसी प्रकार से हम बना सकते हैं। वोल्ट मीटर का प्रतीक चिन्ह ऐसे होता है। तीसरा आता है ए मीटर को लोड के सीरीज में जोड़ा जाता है। ये एग्जाम में पूछता है कि ए मीटर को कैसे जोड़ेंगे, ए मीटर का कनेक्शन कैसे होता है। तो ए मीटर को लोड के सीरीज में जोड़ा जाता है, समझ में आ रहा बात। और वोल्ट मीटर को लोड के समानांतर में जोड़ा जाता है। ए मीटर को लोड के सीरीज में जोड़ा जाता है, वोल्ट मीटर को लोड के समानांतर में जोड़ा जाता है। उसको अगर कनेक्शन उसका करेंगे तो इस प्रकार से होगा। ए मीटर को क्या करना है, लोड के, ये लोड है अपना मान लीजिए, तो लोड के सीरीज में जोड़ना है, सीरीज में, ये सीरीज हो गया। यहाँ पे हम सप्लाई देंगे, सप्लाई लोड। ए मीटर को क्या करते हैं, लोड के सीरीज में जोड़ते हैं। वोल्ट मीटर को क्या करते हैं, लोड के पैरेलल में जोड़ते हैं। यहाँ अगर सप्लाई देंगे तो पैरेलल का मतलब क्या, एक पॉजिटिव यहाँ प्लस माइनस है, मान लीजिए प्लस माइनस। तो इसमें क्या करते हैं, प्लस में हमेशा एक देंगे, दूसरा सिरा लोड में डाल देंगे। इसमें क्या करेंगे, वोल्ट मीटर को पैरेलल में जोड़ना है, मतलब एक को प्लस से दूसरे को माइनस से, एक को पॉजिटिव से दूसरे को नेगेटिव से जोड़ देंगे।
इस प्रकार से लोड के पैरेलल में ये जुड़ा रहता है। वोल्ट मीटर कनेक्शन कैसे होगा? लोड के पैरेलल में, ये लोड है, लोड के पैरेलल में। ए मीटर को कैसे जोड़ेंगे? लोड के सीरीज में जोड़ेंगे। समझ में आ रहा बात? ए मीटर का इस्तेमाल लोड करंट को बताने के लिए, वोल्ट मीटर का इस्तेमाल वोल्ट मीटर को बताने के लिए। अब एक महत्वपूर्ण सबसे जो बात है वो ये है कि एग्जाम में आता है ए मीटर का रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए या अधिक होना चाहिए। तो ए मीटर का रेजिस्टेंस या प्रतिरोध कम होना चाहिए, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अधिक होना चाहिए। ये बहुत ही वेरी 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 इंपॉर्टेंट चीज़ है। ए मीटर का प्रतिरोध कैसा होता है? ए मीटर का प्रतिरोध कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, करंट को बहने के लिए एक ही रास्ता होता है। ए मीटर को हम सीरीज में जोड़ते हैं और सीरीज कॉम्बिनेशन हम क्या पढ़े हैं कि करंट को बहने के लिए केवल एक रास्ता होता है। तो करंट तो भाई यहीं से फ्लो करेगा, लोड में जाएगा। अगर रजिस्टेंस का मान कम नहीं रहेगा, मान लीजिए कि रेजिस्टेंस का मान हाई हो गया, तो रेजिस्टेंस का मान हाई रहेगा तो क्या होगा, यहाँ पे सर्किट में बहने वाली करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो सर्किट में जब ऑलरेडी यहीं पे करंट का मान कम हो जाएगा तो लोड में फुल करंट जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। लोड करंट क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। लोड में जितना करंट जाना चाहिए उतना करंट नहीं फ्लो हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस का मान हाई हो जाएगा। तो ओम के नियम से क्या होता है, रेजिस्टेंस का मान अगर अधिक रहेगा तो करंट का मान कम हो जाएगा। तो अगर रेजिस्टेंस ए मीटर का अधिक हो जाएगा तो करंट का मान यहीं पे कम हो जाएगा, तो लोड में करंट जा ही नहीं पाएगा। तो इस प्रकार से ए मीटर ना सही से काम करेगा, ना हमारा लोड इफेक्टिव हो पाएगा। इसलिए हमेशा ए मीटर में रेजिस्टेंस का मान कम रखा जाता है। रेजिस्टेंस का मान कैसा होना चाहिए, कम होना चाहिए, ताकि जितना लोड में करंट चाहिए उतना करंट आसानी से फ्लो हो जाए। समझ में आ रहा बात? इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा। वोल्ट मीटर में क्या होता है, रेजिस्टेंस का मान अधिक होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब यहाँ से करंट बहना शुरू होगा तो यहाँ से जब इस जंक्शन पे करंट आएगा तो जंक्शन को यहाँ से बहने के लिए दो रास्ता है, एक इधर जा सकता है, दूसरा इधर जा सकता है। तो अगर यहाँ पे क्या होगा, रेजिस्टेंस का मान कम रखेंगे तो टोटल करंट यहीं से रिटर्न होकर न्यूट्रल पे जमा हो जाएगा, लोड में जेबे नहीं करेगा। इसलिए वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस का मान हाई होना चाहिए, ताकि कुछ करंट ही इधर से फ्लो करे, मैक्सिमम करंट हमारा लोड से होकर वापस न्यूट्रल पे आवे। इस प्रकार से ए मीटर का रेजिस्टेंस का मान कम होना चाहिए, वोल्ट मीटर में अधिक होना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़। तो इस प्रकार से ये चैप्टर जो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी था ये आज यहीं ख़त्म होता है। इस चैप्टर पर आधारित जो न्यूमेरिकल सवाल है वो टेलीग्राम ग्रुप में डाला जा रहा है, आप लोग सॉल्यूशन करने की कोशिश कीजिए, और नहीं बनता है तो कमेंट कीजिए, आपको सॉल्यूशन मिलेगी। नेक्स्ट चैप्टर हम देखेंगे इलेक्ट्रिकल सिंबल, विद्युत का जो प्रतीक चिन्ह है वो देखेंगे। वो बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसको देखेंगे नेक्स्ट। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।